हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डीएसएमएस में स्टील बीम चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें कि मैंने आपको डिजाइन के स्टेप और डिजाइन के क्वेश्चंस कराए थे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम करने वाले हैं डीएसएमएस के कॉलम बेस एंड फाउंडेशन चैप्टर को कंप्लीट। यानी एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के स्तंभ आधारों के नाम लिखें और स्लैब आधार की विधि क्रमवार समझाइए। मतलब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ कॉलम बेस, यानी कॉलम बेस के टाइप बताने हैं, एंड डिजाइन ऑफ स्लैब बेस, यानी स्लैब बेस का डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉलम बेस के टाइप कितने होते हैं। तो मेनली दो टाइप के होते हैं कॉलम बेस। एक होता है आपका स्लैब बेस और दूसरा होता है गजेटेड बेस। यानी दो टाइप होते हैं कॉलम बेस के। पहला टाइप स्लैब बेस, दूसरा टाइप गजेटेड बेस। आपके जो सिलेबस में है दोस्तों वो केवल है स्लैब बेस। क्या है? स्लैब बेस। अब स्लैब बेस भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बेस प्लेट एंड कंक्रीट ब्लॉक। तो ये तो ओवरऑल आपका कॉलम बेस का क्लासिफिकेशन था, टाइप था। आई थिंक समझ आ गया होगा। कॉलम बेस दो टाइप के, पहला स्लैब बेस, दूसरा गजेटेड बेस। और स्लैब बेस भी दो टाइप के, बेस प्लेट एंड कंक्रीट ब्लॉक। तो आपको मेनली इस पर फोकस करना है। किस पर? इतने पोर्शन पर फोकस करना। ये है आपके सिलेबस का पोर्शन, ठीक है। तो अब आपसे ये तो समझ में आ गया इसके टाइप। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? डिजाइन करना है किसका? स्लैब बेस का। स्लैब बेस का डिजाइन करना है। स्लैब बेस का ही डिजाइन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, हर साल रिपीट हो रहा है पिछले 4-5 साल से लगातार, और इस बार भी 99% ये क्वेश्चन आने वाला है। बहुत अच्छे से तैयार करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मैं आपको मुश्किल से आधे घंटे में पूरा का पूरा इसका डिजाइन स्टेप समझा दूंगा और एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस पे बेस्ड, ताकि डिजाइन के स्टेप आपको रिवाइज हो सकें। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहूँगा कि आपका जो कॉलम बेस है ये क्या होता है। मैंने डायग्राम यहाँ बना रखा है, आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, ये है कोई आपका कॉलम, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई कॉलम है दोस्तों, यानी आई कॉलम है। ये आई कॉलम। यहाँ पर जो डायग्राम है ये दोस्तों आपका सेक्शनल व्यू है, यानी कि इसका फ्रंट व्यू कह सकते हैं आप इसको एक तरह से, या साइड व्यू बोल सकते हैं। ये प्लान नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने कोई आई कॉलम ले रखा है। अब इस आई कॉलम को हमें खड़ा करना है, ठीक है, किसी फाउंडेशन के ऊपर खड़ा करना है आपको। तो दोस्तों आप डायरेक्ट, आपको पता है हम जमीन पर सीधे डायरेक्ट कॉलम खड़ा नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होता है? कॉलम खड़ा करने के लिए हमें कॉलम का बेस तैयार करना होता है। क्या करना होता है? कॉलम का बेस तैयार करना होता है। तो हम कॉलम को जब खड़ा करेंगे कॉलम को, तो उसके लिए जो हम बेस तैयार करते हैं उसी बेस को हम कहते हैं कॉलम बेस। इतना समझ आ रहा है? अब कॉलम बेस में हम दो तरह से कॉलम बेस तैयार करते हैं अपना। कैसे कैसे? या तो आप बेस स्लैब बेस की तरीके से बेस, यानी कि इसका कॉलम का बेस तैयार कर लो, या फिर आप गजेटेड बेस के तरीके से कर लो। तो हमें किससे करना है? स्लैब बेस के आधार पर करना है। स्लैब बेस में हम दो चीज़ लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे नीचे लगाएंगे कंक्रीट का ब्लॉक। जमीन के ऊपर हमने क्या किया? एक कंक्रीट का ब्लॉक लगा दिया। अब इस कंक्रीट के ब्लॉक पे भी हम डायरेक्ट कॉलम खड़ा नहीं कर सकते। अगर हमने कंक्रीट के ब्लॉक पर डायरेक्ट कॉलम को खड़ा कर दिया, तो जैसे ही कॉलम पर ज़्यादा लोड आएगा तो ये कॉलम इस कंक्रीट में धंस जाएगा अंदर। समझ पा रहे हैं? अगर कॉलम पर ज़्यादा लोड आएगा तो ये कॉलम क्या करेगा? इस कंक्रीट के ब्लॉक में अंदर धंस जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इस कंक्रीट के ब्लॉक पर पहले एक बेस प्लेट लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक बेस प्लेट लगा दी। अब इस बेस प्लेट के ऊपर आप इजीली कॉलम को खड़ा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? नीचे लिया कंक्रीट ब्लॉक और इसके ऊपर लगा दी बेस प्लेट। इन दोनों को मिलकर के हमारा क्या बन गया? स्लैब बेस बन गया। क्लियर? अब हमने इस पर कॉलम खड़ा कर दिया। अब इस कॉलम के साथ हमने एंगल लगा रखे हैं दोनों तरफ। ये दोनों तरफ एंगल लगे हुए हैं, फ्लेंज एंगल। इधर हमने यहाँ पर बोल्ट लगा रखा है, ये फाउंडेशन बोल्ट है। इधर भी, इधर भी। समझ पा रहे हैं आप? तो कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाना है, जिसमें कि आपका कंक्रीट ब्लॉक बन गया। इसके ऊपर क्या करना है? बेस प्लेट लगाना है। बेस प्लेट के ऊपर आपको क्या करना है? कॉलम खड़ा कर देना है, दोनों तरफ एंगल लगाना है रिवेट जॉइंट की हेल्प से, और नीचे बोल्ट लगा देना, फाउंडेशन बोल्ट। इसकी हेल्प से इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। बीच में यहाँ पर क्लीट एंगल लगाते हैं। तो समझ आ गया? ये क्या था? आई कॉलम था। ये वाला क्लीट एंगल हो गया। ये जो लग रहा है इसे फ्लेंज एंगल बोलते हैं। ये फाउंडेशन बोल्ट है, एंड इसके नीचे ये क्या है? ये है दोस्तों बेस प्लेट, और नीचे है कंक्रीट ब्लॉक। समझ आ गया? तो ये था आपका डायग्राम। अब इसमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब इस कॉलम का लोड आएगा दोस्तों इस बेस प्लेट के ऊपर, तो मैंने आपको ये उसमें भी कराया था, स्टील बीम में भी कराया था मैंने आपको ये। तो क्या होता है कि जब मैं आपको वेव क्रपलिंग और वेव बकलिंग बता रहा था, तो मैंने बताया था कि इस पर जब भी कोई लोड आता है तो ये प्लेट क्या करेगी? इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन एंगल बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको।
कॉलम बेस के केस में जो डिस्पर्जन एंगल होता है वो 45 डिग्री बनता है। जिस तरह से बकलिंग के लिए 45 डिग्री बनता था ना, सेम वैसे ही कॉलम बेस के केस में एंगल ऑफ डिस्पर्जन 45 डिग्री का बनता है। याद रहेगा इतना? तो डायग्राम क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हुए। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ क्या, डिज़ाइन की। यानी डिज़ाइन, हम दोनों चीज़ का डिज़ाइन करेंगे। पहले करेंगे बेस प्लेट का डिज़ाइन, उसके बाद करेंगे कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन। केवल एक स्टेप में इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, केवल एंड केवल एक ही स्टेप है बस। स्टेप क्या है कि आपको इस बेस प्लेट का साइज़ निकालना है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है एंड मोटाई कितनी है। आपको स्टेप समझ आ रहा है? स्टेप क्या है, केवल एक स्टेप है, हमें इसका परिमाप निकालना है, डायमेंशन बतानी है कि आपकी इसकी लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई कितनी होगी। तो आपको मैं बता दूं, बेस प्लेट हो या कंक्रीट ब्लॉक हो, हमारे सिलेबस में जो डिज़ाइन है वो केवल वर्गाकार सेक्शन के लिए है। तो हम जो डिज़ाइन करेंगे बेस प्लेट का उसको वर्गाकार मानेंगे, स्क्वायर मानेंगे। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो आप इसका सेक्शन निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, उसमें साइड आएगी, इनटू फिर दूसरी साइड आएगी और इनटू में फिर थिकनेस आएगी। बस आपको ये तीन चीज़ निकालनी है, समझो डिजाइन हो गया कंप्लीट। क्या करना है आपको, केवल एक ही स्टेप है, इन तीनों की वैल्यू निकाल देनी है, डिजाइन कंप्लीट। यही काम आपको कंक्रीट ब्लॉक में करना है। कंक्रीट ब्लॉक को भी आपको स्क्वायर की फॉर्म में मानना है एंड इसकी भी साइड एंड थिकनेस निकालनी है। आई होप आपको इतना ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सीक्वेंस में बहुत स्लोली समझाता हूँ कि इनको निकालेंगे कैसे, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए, आप खुद से इसको लिखने के लिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैं इधर का रफ करके सब कुछ अब आपको डिजाइन के स्टेप शुरू करता हूँ। अब थोड़ा सा स्लोली और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन। तो डिज़ाइन हमें किसका करना है दोस्तों, केवल दो चीज़ का डिज़ाइन करना है। सबसे पहले करेंगे किसका, बेस प्लेट का डिज़ाइन। तो यहाँ लिखेंगे हम डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। बहुत आसानी से समझना, आपको बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, सिंगल स्टेप है, एक अकेला स्टेप है, मैं लिख दे रहा हूँ। स्टेप एक है लेकिन पॉइंट 5 है, ध्यान रखना 5 पॉइंट है अकेले स्टेप के अंदर, इसीलिए बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या करेंगे हम, आधार प्लेट का परिमाप, अकेला स्टेप है यही, आधार प्लेट का परिमाप। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट की डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशन में सबसे पहला काम करेंगे आप साइड निकालने के लिए दोस्तों, पहले निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे, पहले एरिया। पहले निकालेंगे एरिया, आधार प्लेट का क्षेत्रफल। आधार 5 पॉइंट बताए हैं, 5 एक करके याद रखेंगे। आधार प्लेट का क्षेत्रफल समझते चलो, बस 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा ये। ठीक है, इंग्लिश में एरिया ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसलिए। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वाले समझ लेंगे। एरिया, अब आपने ये तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चूंकि स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब आपको एरिया निकालना, तो स्ट्रेस यहाँ आ जाएगा, एरिया यहाँ पहुँच जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, फोर्स अपॉन स्ट्रेस, ये हो जाएगा ना। इसका मतलब ये फोर्स क्या है और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है, चलो इसके सामने लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस फोर्स को तो कहेंगे दोस्तों कॉलम के ऊपर आने वाला अक्षीय भार। क्या कहेंगे, कॉलम के ऊपर आने वाला अक्षीय भार। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एक्सियल लोड ऑन कॉलम, एक्सियल लोड ऑन कॉलम, कॉलम पर अक्षीय भार, कॉलम पर आने वाला अक्षीय भार। अपॉन में ये जो स्ट्रेस है दोस्तों, स्ट्रेस अब आप ध्यान से सुनना, ये थी बेस प्लेट। ये बेस प्लेट किस पर रखी हुई है, ये रखी है कंक्रीट ब्लॉक पर। तो कंक्रीट ब्लॉक में जो धारण प्रतिबल होगा वो हो गया स्ट्रेस। क्या होगा, कंक्रीट ब्लॉक में धारण प्रतिबल यानी परमिजिबल वियरिंग स्ट्रेस, परमिजिबल वियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, हिंदी में लिख लेना, कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। समझ आ रहा है। तो यहाँ से आपका एरिया निकला है, क्या फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड ऑन कॉलम, एंड सिग्मा क्या हो जाएगा, परमिजुअल वियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। यहाँ से आपने एरिया पता कर लिया। पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, इसको लिख लीजिए। देखिए आप इस वीडियो को तभी देखना जब आपके हाथ में कॉपी पेन हो, साथ साथ नोट करते चलना, क्योंकि मुझे डायग्राम को इसको समझाना पड़ेगा अभी आगे, इसीलिए मैं मिटाऊंगा नहीं इसे जब तक कि इसका काम खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये चलता रहेगा आखिर तक, यहीं आपको समझना जो कुछ समझना है। आप कहें तो मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर से और एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी हमें।
यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ से थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये बताइए पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखेंगे अब। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो इतने में ही आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम, क्या इसकी साइड निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आधार प्लेट की भुजा। आधार प्लेट की भुजा, भुजा मतलब साइड, साइड ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, साइड ऑफ बेस प्लेट। अब आपको इतना तो पता है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हम यहाँ पर साइड निकालेंगे इसको वर्गाकार मानते हुए। तो यहाँ लिखेंगे आधार प्लेट को, आधार प्लेट को वर्गाकार, वर्गाकार कहते हैं दोस्तों स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर मानते हुए, वर्गाकार मानते हुए। अब आपने स्क्वायर मान लिया तो आपको पता है किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है। कोई अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है ना, भुजा की घात 2, सबने पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ से निकालना है भुजा, तब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, रूट बन जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी साइड आएगी दोस्तों निकल के, भुजा आएगी निकल के, वो एरिया का रूट हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? यहाँ से रूट हो जाएगा। क्षेत्रफल आपको यहाँ मिल चुका है ऑलरेडी, आप एरिया निकाल चुके हैं पहले पॉइंट में। तो पहले पॉइंट में जो एरिया आएगा उसको रख करके रूट निकाल देंगे, आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ से साइड मिल जाएगी। डेट मीन्स क्या हो गया कि आपकी दोनों साइड इसकी इक्वल होंगी, यानी जो आपकी बेस प्लेट है ये कैसी है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है और ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसकी सब जितनी भी साइड है सब इक्वल होंगी। ये भी साइड, ये साइड एंड ये साइड, सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। समझ पा रहे हैं? तो आपको दोनों साइड्स मिल गई। हमें तीन ही चीज़ निकालनी थी। मैंने क्या क्या निकालना था? साइड निकालना था एंड दूसरी साइड निकालना था, दोनों मिल गई, एंड टी निकालना था। एक और रह गया टी। अब तीसरा क्या निकालेंगे? इसमें टी निकालेंगे। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए। मैं इन दोनों को रफ करता हूँ, आपने साइड तो निकाल लिया, आधा तो आपका कवर हो गया, अब टी और रह गया। अब इस टी को ध्यान से समझेंगे। टी निकालना इसमें थोड़ा सा मेन है और इसी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मैं रफ करता हूँ और आपको टी निकाल के दिखाता हूँ, इसका थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। ठीक है, यस तीसरा पॉइंट। अब पॉइंट 3 को बहुत ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टेप 1 का पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या रहेगा? आधार प्लेट की मोटाई, आधार प्लेट की मोटाई। ठीक है, आधार प्लेट की मोटाई। मोटाई को बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट की थिकनेस, इसके लिए आईएस कोड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईएस 800 1984, इसके अकॉर्डिंग टी का डायरेक्ट फार्मूला है, जो कि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन पढ़ना आपको तो बीटेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नहीं करना पड़ेगा आपको, जीटेक वाली पे मैं करा दूंगा, बट ये आपका एग्जाम टाइम है और डिप्लोमा के सिलेबस में इसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है फार्मूला। और फार्मूला है दोस्तों यहाँ पर 3 एंड स्मॉल w अपॉन सिग्मा बी एस और ब्रैकेट में कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर अपॉन 4, कैपिटल बी का स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें देखो कौन सी चीज़ क्या क्या है, बस मैंने पहले ही कह दिया, बस इसमें टी निकालना ही मेन है। और टी आपको समझ में आ गया तो समझो सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब डायग्राम को रफ कर रहा हूँ और इसकी जगह एक दूसरा डायग्राम बनेगा। बस आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अभी आएगा आगे जब मैं कंक्रीट ब्लॉक का करूँगा तो इसमें डिस्पर्जन एंगल कितना होता है? 45। इसकी यूज करना पड़ेगा आगे। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसे और जल्दी से आपको इसका टी के बारे में समझाने के लिए एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, जो कि डिजाइन में आपको काम आएगा। तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए जल्दी से। ये है आपकी कोई बेस प्लेट, ये है बेस प्लेट। बेस प्लेट कैसी थी? वर्गाकार थी, तो ये होगी वर्गाकार बेस प्लेट। ठीक है, रेक्टेंगल है, लगभग स्क्वायर है, लगभग स्क्वायर लग रही है। तो ये भी इसकी साइड है दोस्तों और ये भी इसकी साइड है, यहाँ से एंड यहाँ तक, और ये भी साइड है। अब इस बेस प्लेट में अंदर लगा दीजिए आप कोई एक कॉलम। यहाँ पर क्या कर देंगे आप? कोई कॉलम लगा देंगे। तो मैं यहाँ कॉलम लगा दे रहा हूँ एक,
खड़ा करके भी लगा सकते हैं आप और ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो ये हो गया इसमें कॉलम, ये कोई कॉलम है इसमें, यस समझ आ रहा है। मतलब ये कॉलम की डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसकी गहराई है कैपिटल डी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी है चौड़ाई है। इसको बी से डिनोट करते हैं। ये दोनों चीज़ आपको स्टील टेबल लेटा हुआ है कॉलम, ये मतलब जो खड़ा सेक्शन रहता है उसको लिटा दिया इस तरह से, समझ आ रहा है। तो ये डी है, ये बी है, ये दोनों वैल्यू आपको स्टील टेबल में दे रखी होंगी। और ये और अच्छा दिखने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ हैचिंग, थोड़ी सी, थोड़ा इफेक्टिव लगेगा आपको। और हल्का इसको छोटा कर दो ताकि लगे कि यहाँ कॉलम है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपका, है कोई बात नहीं, इतना टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से था, ये कॉलम था ये, यस ठीक, ये डी है ये बी है। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखो पहले टी क्या है, टी समझ आ रहा है, टी मतलब थिकनेस है, मोटाई है। स्मॉल डब्ल्यू को समझेंगे पहले। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू होता है दोस्तों लोड इंटेंसिटी। क्या होता है? लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी ऑन बेस ऑफ प्लेट। मतलब प्लेट की तली पर, प्लेट जो आधार प्लेट थी, प्लेट की तली पर लोड इंटेंसिटी, भार तीव्रता, भार तीव्रता, और ये आती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। किसमें? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसको निकालते कैसे हैं? तो इट इज़ वेरी सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिए आप। फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एरिया आपने कहाँ निकाला है? सबसे पहले पॉइंट पर। स्टेप 1 का पहला पॉइंट एरिया निकाला था ना, फोर्स अपॉन एरिया करके आपको स्मॉल डब्ल्यू मिल जाएगा। गुड। इसके बाद सिग्मा बी एस, सिग्मा बी एस, सिग्मा बी एस होता है दोस्तों बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस इन एस फॉर स्टील, एस फॉर स्टील, स्टील यानी स्टील में धारण प्रतिबल, क्या कहेंगे इसको? इस्पात में धारण प्रतिबल। इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना 185 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जितनी भी तरह के स्टील है आपके Fe 250, 415, सबके केस में आपको केवल कितना यूज करना है? 185। और स्टेप 1 में जो आया था ना स्ट्रेस सिग्मा जो था, उसकी वैल्यू आपको नहीं दी हो तो आप 4 या 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जब आपने एरिया निकाला था ना फोर्स अपॉन सिग्मा करके, तो वहाँ पर पॉइंट 1 में तो वहाँ आप 4 या 5 यूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 ले सकते हैं, 4 ले। कंक्रीट का बहुत कम होता है, आपने आरसीसी में पढ़ा होगा सिग्मा सीबीसी की वैल्यू M50 के लिए 5 लेते थे, तो सेम वैसे यहाँ पर बियरिंग याद रखना 4 या 5 लेते हैं मुश्किल से, और सिग्मा बीएस लेते हैं कितना? 185। याद रहेगा ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ क्लियर हो जाएगा, हालांकि देगा इनकी वैल्यू। तो सिग्मा बीएस समझ में आ गया, डब्ल्यू समझ में आ गया। अब क्या ए रह गया? ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको निकालना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन हो गया, ये वाला, इसको बोल दो ए है, और एक आपका इधर की साइड में प्रोजेक्शन हो गया। किधर दिखाऊं? इधर दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? बी हो गया। यानी कि कॉलम जो हमने लगाया है इस बेस प्लेट में, इसको कुछ दूरी छोड़ के लगा होगा ना इधर और इधर, तो जो ज़्यादा वाली दूरी होगी उसको ए मानना। यहाँ देखने में ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा निकल के आएगी। पता है कैसे? क्योंकि इस कॉलम का बी ये है, इधर भी क्या होगा? इधर भी ए होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा, ए, और इधर ये भी होगा यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा ध्यान से समझना, हमने जब इस कॉलम को लगाया दोस्तों, कॉलम को जितनी जगह छोड़ रखी है ऐसे छोड़िए ना, एक तरफ तो ए मान लेना, एक तरफ की दूरी को बी मान लेना। अब जो बड़ा होगा उसको ए मानना है, जो छोटा होगा उसको बी मानना है। यहाँ देखने में आपको ये बड़ा लग रहा है लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस कॉलम की गहराई होगी ज़्यादा, चौड़ाई होगी कम। जब चौड़ाई कम होगी तो इस साइड में से कम चौड़ाई को घटाएंगे तो ये ज़्यादा बचेगा आपका, समझ पा रहे हैं। और इस साइड में से जब आप इस गहराई को घटाएंगे, गहराई ज़्यादा है ना, तो आपकी ये भी कम बचेगी। तो ये जो होता है ये होता है बड़ा प्रोजेक्शन। क्या होता है? बड़ा प्रक्षेप। ये होता है बड़ा प्रक्षेप। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज प्रोजेक्शन, लार्ज प्रोजेक्शन, ठीक है। और बी क्या होता है? बी होता है आपका छोटा प्रक्षेप, छोटा प्रक्षेप यानी कि स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल साइड है ये क्या है? टोटल साइड किसके बराबर होगी? ये a प्लस ए 2a, और स्मॉल b किसके बराबर होगी? b प्लस 2a के। ये निकालना, b को इस साइड ले जाइए, डिवाइड में 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से a निकल के? साइड माइनस b अपॉन 2 आ जाएगा ना ये।
साइड का मतलब बेस प्लेट की साइड जो आपने स्टेप सेकंड पॉइंट में निकाली थी, और बी मतलब इस कॉलम की चौड़ाई, ये स्टील टेबल में दे रखी होगी, अपॉन 2, ये मिल गया। ऐसे ही अब क्या निकाल देंगे, बी निकाल देंगे। बी निकालने के लिए क्या लगाएंगे आप, साइड इक्वल टू, इधर देख लीजिए कैपिटल डी बी और बी, तो 2b प्लस कैपिटल डी होगा ना, 2b। यहाँ से क्या मिल जाएगा बी की वैल्यू, साइड माइनस डी अपॉन 2, ये बी मिल जाएगा। तो ये बड़ा प्रोजेक्शन छोटा, जब बी को माइनस करेंगे तो बड़ा आएगा वैल्यू, बड़ा प्रोजेक्शन हो गया, ये छोटा प्रोजेक्शन है। तो इन सब की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना है और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ये निकल गया आपका पूरा का पूरा बेस प्लेट का परिमाप। यानी कि आपके 3 ही पॉइंट थे मेन, मैंने 5 बता दिए गलती से आपको, 3 पॉइंट थे मेन, ठीक है। 3 पॉइंट में क्या क्या निकाल लिया आपने, साइड निकाल लिया, इंटू साइड निकाल लिया, एंड टी निकाल दिया। तो आपको लास्ट में यही लिख देना है, अतः हमें साइड इंटू टी डायमेंशन की बेस प्लेट को यूज करना है। डेट मीन्स दिस इज द डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी कंक्रीट ब्लॉक के डिज़ाइन की। बेस प्लेट का डिज़ाइन समझ में आ गया ना, मेन इसमें केवल टी था। अब निकालेंगे किसका हम, कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन। तो जल्दी से देखिए, फिर अगर टाइम रहा तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद फिर आपका कराऊंगा मैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है कि इसके बाद जो भी चैप्टर होगा देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको जल्दी से हटाता हूँ और कराता हूँ आपको क्या, कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन, इसको रफ करके, ठीक है। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मन कर रहा हो तो, अदरवाइज लिख लो आप। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसका बी पार्ट है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन करना है। अच्छा, आप एक नोट पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, ये है आपका बेस प्लेट के लिए, ये नोट पॉइंट, मैं उधर भूल गया था उस समय। यदि कोई गोलाकार कॉलम हो, ठीक है, क्या लिख लेंगे, गोलाकार कॉलम, गोलाकार मतलब राउंडेड, गोलाकार कॉलम के लिए, मतलब बेस प्लेट में हमने क्या किया था, कॉलम कैसा लिया था, आई कॉलम था ना हमारा, आई कॉलम। अगर आई कॉलम ना दे करके वो कैसा दे दे, गोलाकार कॉलम दे दे। गोलाकार कॉलम के लिए वर्गाकार मतलब स्क्वायर, वर्गाकार प्लेट की मोटाई, इसमें ये नोट पॉइंट में याद रखना, ठीक है। कोई अगर कॉलम कैसा है, गोलाकार है, आई कॉलम ना होके गोलाकार कॉलम है, तो उस केस में जो हमने अपनी स्क्वायर प्लेट मानी थी, उस प्लेट की मोटाई जो होगी टी, दोस्तों इसका फॉर्मूला बदल जाता है, केवल टी का फॉर्मूला बदलेगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी का, जहाँ आपने स्मॉल डब्ल्यू लिया था ना, वो 9 स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, एंड जहाँ आपने सिग्मा बी एस लिया था वहाँ पर 16 सिग्मा बी एस आ जाएगा, और इनटू में कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा मोटाई का। थोड़ा सा और नोट पॉइंट ऐड कर लेना उसी में, क्या कि यदि कॉलम हमारा आई ना होके गोलाकार है, राउंडेड कॉलम है, तो इस केस में टी बराबर 9w अपॉन 16 सिग्मा बी एस डी अपॉन डी माइनस एस। ये तो सब सेम है, डब्ल्यू भी वही है जो मैंने बताया था, सिग्मा बी एस भी। कैपिटल डी और स्मॉल डी समझ लेंगे। देखिए कैपिटल डी क्या है, ये आपकी कोई वर्गाकार प्लेट थी, ये वर्गाकार प्लेट है, तो कैपिटल डी तो दोस्तों इसकी साइड हो गई, ये तो होगी वर्गाकार प्लेट की साइड, कैपिटल डी यहाँ पर, ठीक है। एंड ये कोई आपने सपोज कॉलम मान रखा है, इसके ऊपर ये कोई कवर प्लेट लगा रखी है, कोई मतलब कवर चढ़ा रखा है ऊपर से, ये था कॉलम गोल गोल छोटा वाला। तो इसका जो व्यास होगा दोस्तों, डायामीटर, ये है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, कॉलम का डायामीटर, याद रहेगा ना, गोलाकार कॉलम का डायामीटर स्मॉल डी है, कैपिटल डी क्या है, वर्गाकार प्लेट की चौड़ाई यहाँ पर, बस ये चीज़ है। तो ये गोलाकार कॉलम के लिए नोट पॉइंट और याद रखेंगे। अब पूरी तरह क्लियर हो गया आपका बेस प्लेट। अब बात करते हैं कंक्रीट ब्लॉक के डिजाइन की। कंक्रीट ब्लॉक के डिजाइन में भी आपको सेम एक ही स्टेप यूज करना है, सिंगल स्टेप यूज करेंगे आप। स्टेप 1, स्टेप क्या रहेगा इस केस में, वही रहेगा सेम, कंक्रीट ब्लॉक का परिमाप। यहाँ भी क्या निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक की डायमेंशन निकालेंगे। 3 ही पॉइंट इसमें, 3 ही पहले वाले में थे। सबसे पहला पॉइंट सेम, यहाँ पर एरिया निकालना है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। इंग्लिश में लिख दूँ, आप हिंदी समझ लेना खुद से, एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, इतनी हिंदी तो आपको आती है। कंक्रीट ब्लॉक का एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या रहेगा एरिया का, ऊपर क्या आता है, फोर्स आता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लेंगे दोस्तों, हम 2 फोर्स काम करेंगे।
दो फोर्स क्या, आपको पता है नीचे कोई कॉलम कंक्रीट ब्लॉक था, इसके ऊपर बेस प्लेट रखी थी, ऊपर से हमने यहाँ पर कॉलम लगा रखा था, यही तो था इसमें। तो अब होगा क्या दोस्तों, इस कॉलम का वेट आएगा प्लेट पर, प्लेट ट्रांसफर कर रही है इसको कंक्रीट ब्लॉक पर, और कंक्रीट ब्लॉक इसको नीचे सब सॉइल पे ट्रांसफर कर देता है। अब इसको सब सॉइल पे ट्रांसफर करता है तो इसमें जो फाउंडेशन होती है ना, ये इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए यहाँ पर हम दो वेट लेंगे। क्या क्या वेट लेंगे, एक तो आप लेंगे इसमें जो कि लोड कॉलम के ऊपर आ रहा था ना, एक अक्षीय भार, वो अक्षीय भार ले लेंगे, अक्षीय भार, अक्षीय भार। एक तो इसमें क्या लेंगे आप, अक्षीय भार, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा आपको, अक्षीय भार, एक्सियल लोड। और प्लस में इसमें आपको कॉलम का स्वयं का भार भी लेना है, ठीक है। क्या लेना है इसमें आपको, स्वयं का भार भी लेना है, यही है ना। एक बार मैं देख लूँ थोड़ा सा, यस, हाँ, स्वयं का भार भी लेना है इसमें, ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, क्या, स्वयं का भार, स्वयं का भार। अब ये स्वयं का भार कितना लेंगे, तो यहाँ पर जो हम स्वयं का भार लेते हैं दोस्तों, इस अक्षीय भार का 10% लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या आता है इसमें, देखिए यहाँ पर अक्षीय भार प्लस स्वयं का भार। अब नीचे क्या आएगा, अब वहाँ पर तो क्या आ रहा था बेस प्लेट के केस में, चूंकि बेस प्लेट रखी हुई थी कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, तो कंक्रीट में जो हमारा बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा था वो ले रहे थे हम। लेकिन अब ये आपका कंक्रीट ब्लॉक कहाँ रखा हुआ, तो ये रखा है मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो यहाँ पर हम लेंगे मृदा की धारण क्षमता। यहाँ क्या लेंगे हम, मृदा की धारण क्षमता, यानी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी लेंगे हम यहाँ पर। समझ पा रहे हैं आप, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लेनी है, क्योंकि ये रखा है सॉइल के ऊपर, तो सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, तो मृदा की धारण क्षमता लेंगे यहाँ पर। और ऊपर क्या लेंगे, अक्षीय भार प्लस स्वयं का भार, इन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे एरिया। समझ आ रहा है, अक्षीय भार क्वेश्चन में दिया होगा, और स्वयं का भार कितना ले लेंगे, स्वयं का भार इक्वल टू लेंगे 10%, अक्षीय भार का 10%, अक्षीय भार का 10%। समझ पा रहे हैं, अक्षीय भार दे रखा होगा, स्वयं का भार अक्षीय भार का 10% लेकर के निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ दिया, मृदा की धारण क्षमता से डिवाइड कर दिया, एरिया मिल गया, एरिया मिल गया। बस आपको एरिया निकालने के बाद दूसरा पॉइंट सेम रहेगा, सेम दूसरा पॉइंट रहेगा आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, जैसे पीछे निकालते थे वैसे यहाँ निकालेंगे, कंक्रीट ब्लॉक की भुजा, कंक्रीट ब्लॉक की भुजा, कंक्रीट ब्लॉक की भुजा। भुजा कहते हैं दोस्तों साइड को, तो यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की साइड। यहाँ कंक्रीट ब्लॉक को भी हम क्या मानेंगे, वर्गाकार ही मानेंगे। यहाँ लिख देंगे कंक्रीट ब्लॉक को वर्गाकार मानते हुए, कंक्रीट ब्लॉक को वर्गाकार मानते हुए। अब वर्गाकार मानेंगे तो आपको पता है एरिया क्या होता है, वर्ग का साइड का स्क्वायर होता है ना। तो साइड यहाँ से क्या आ जाएगी, एरिया का रूट, साइड क्या आ जाएगी यहाँ से, जो भी एरिया था उस एरिया का रूट। जैसे पीछे निकाला था सेम वैसे ही निकालना है आपको यहाँ भी। दूसरा पॉइंट भी समझ आ रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है। तो आपको दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इतना क्लियर हो गया, मतलब आपको यहाँ क्या मिल गया, यहाँ आपको दो चीज़ मिल गई। इससे कन्फ्यूज मत हो ना, ये इसका सेक्शन वाला पोर्शन है, सामने वाला जो दिख रहा था, तो आपको यहाँ मिल गया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये मिल गया आपको। अब क्या रह गया, मैंने टी निकालना हो रह गया, टी के लिए तीसरा पॉइंट आ जाएगा। इसका टी निकालना आसान है, उसमें फॉर्मूला था ना बड़ा सा, इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसको रफ कर दूँ, यस इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका टी निकालना बहुत आसान है, बहुत मतलब बिल्कुल आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, इसमें डिस्पर्जन एंगल का यूज होगा। पॉइंट नंबर 3 है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, मोटाई मतलब थिकनेस, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। तो ये देखिए, ये है इसकी साइड, ठीक है, ये साइड है इसकी, किसकी, कंक्रीट ब्लॉक की, और ये साइड किसकी, यहाँ लिख दो पूरा, साइड ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, साइड ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, अब पूरा लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर है साइड किसकी, बेस प्लेट की, साइड ऑफ बेस प्लेट, BC लिख दिया मैंने, BP लिख दिया मैंने, बेस प्लेट, ठीक है। यहाँ पर समझ रहा है आपको, साइड ऑफ बेस प्लेट और साइड ऑफ CB मतलब कॉलम बेस, इतना समझ आया।
अब आप एक बात ध्यान से सुनाइए, इसकी थिकनेस ये क्या है, ये मोटाई आपको ये निकालनी है मैन, ये है टी, ठीक है, यहाँ भी ये टी है, आपको ये टी निकालनी है। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में डिस्पर्जन एंगल है 45 डिग्री। अगर आप tan 45 लगा देंगे दोस्तों, यहाँ से tan 45, tan होता है आपका लंब बट्टे आधार, सामने वाला कोण ये इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब बताइए, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये तो ये लंब हो गया, टी हो गया, अपॉन आधार मतलब हमें ये निकालना है, ये वाला, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए भी निकालना है आपको यहाँ पर। तो आपका ए बी क्या निकाला, tan 45 की 1 होती है इक्वल टू टी अपॉन ए बी। तो यहाँ से दोस्तों ए बी कितना आ जाएगा निकल के, ए बी आ जाएगा टी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, डिस्पर्जन एंगल इक्वल टू 45। सो यहाँ इस डायग्राम को दिखा देना। सो ट्रायंगल ए बी सी में और ये सब चीज़ लिख देना क्या, ए बी सी में tan 45 इक्वल टू टी अपॉन ए बी, tan 45 1 होता है तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से टी आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है। अब जब ये टी आ गया ए बी, अब इस टी की वैल्यू आप इजीली निकाल लीजिए डायग्राम को देख करके ध्यान से। डायग्राम क्या, साइड ऑफ कॉलम बेस लिखिए यहाँ, साइड ऑफ कॉलम नहीं सॉरी कंक्रीट ब्लॉक, साइज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी टी यहाँ से यहाँ तक एंड इधर भी टी, ये भी तो टी होगा, ये 45 है तो टी प्लस साइड ऑफ बेस प्लेट क्या हो जाएगा, 2t प्लस साइड ऑफ बेस प्लेट, साइड ऑफ बेस प्लेट की साइड। तो यहाँ से निकाल दो टी की वैल्यू, इसको इस साइड ले जाओ, अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइड ऑफ कॉलम बेस माइनस साइड ऑफ बेस प्लेट और अपॉन में 2। समझ आ रहा है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में क्या, कॉलम बेस कंक्रीट ब्लॉक की भुजा माइनस बेस प्लेट की भुजा बट्टे 2, ये आ गया टी का मान। ऐसे आपको टी निकालना था, बहुत सिंपल था। ये डिजाइन कंप्लीट हो गया, मतलब आपको तीनों चीज़ मिल गई। यहाँ लिख देंगे अतः हम साइड इनटू साइड, जो कि दूसरे स्टेप में निकला था, इनटू टी परिमाप का कंक्रीट ब्लॉक प्रयोग करेंगे। लिख लोगे पूरा, ये हो गया डिजाइन। अब मैं जल्दी से इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ आपका, जो कि बेस प्लेट की डिजाइन का क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम आपका कंक्रीट ब्लॉक की डिजाइन का कर लेंगे, बेस प्लेट का मैं करा दे रहा हूँ आपको, आप इजीली समझ सकते हैं। तो मुश्किल से 10 मिनट लूँगा आपके, 10 या 8-10 मिनट में कवर कराता हूँ बहुत जल्दी से। ध्यान से देखना, फास्ट करेंगे, बहुत फास्ट, ठीक है। चलिए जल्दी से रफ करके मैं क्वेश्चन नोट कर दूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। देखिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख लिया है मैंने पहले ही। क्वेश्चन है, एक स्तंभ पर 500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। इस्पातीय स्तंभ के लिए ISWB 200 @ 28.8 kg का प्रयोग किया गया है। यदि इस्पात प्लेट में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 185 न्यूटन पर mm² हो और कंक्रीट में धारण प्रतिबल 4 न्यूटन पर mm² हो, तो स्तंभ के लिए आधार प्लेट का परिमाप निर्धारित कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब कोई ये कॉलम है, इस पर 500 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ रहा है और स्टील कॉलम के लिए एक सेक्शन दे रखा है ISWB 200 @ 28.8 kg का, इसका यूज़ किया गया है। और जो आपकी स्टील प्लेट है उसमें परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो दे रखा है, किसमें, स्टील में बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा BS की वैल्यू 185 न्यूटन पर mm² है। और कंक्रीट में धारण प्रतिबल मतलब बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो कि हम पहले पॉइंट में निकालते हैं, वो दे रखा है आपको 4 न्यूटन पर mm²। और आपको निकालना क्या, आधार प्लेट का परिमाप, डायमेंशन निकालनी है बेस प्लेट की। समझ आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं, एक स्टेप है बस। इसका स्टेप का नाम क्या था, आधार प्लेट का परिमाप। फिर लिख देंगे आधार प्लेट का परिमाप, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप क्या, डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट की डायमेंशन। तो बेस प्लेट की डायमेंशन में क्या क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एरिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको स्टेप पता ही है। एरिया में पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे ऊपर लिखते हैं एक्सियल लोड, जो भी कॉलम पर एक्सियल लोड आता है, एक्सियल लोड LOAD लोड।
अपॉन नीचे लिखते हैं क्या, नीचे लिखते हैं परमिजिबल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस जो कि 4 दे रखा था, परमिजिबल वियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, समझ पा रहे हैं ना, कंक्रीट में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, ये वाला जो दे रखा था। वैल्यू पुट कीजिए, चलिए एरिया निकलेगा यहाँ से, एरिया इक्वल टू लोड कितना दे रखा है 500 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, और ये कितना था 4 था, इसको 4 लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, 4 से काट दो, किसी को भी काट दो, इसको काट दो 4 से, जो भी काटना चाहो काट लो। 125,000 आ गया ये mm², ठीक है, 125,000 mm² कर सकते हैं। 250 का 125 होगा ना, तो 125 के पीछे 3 जीरो आ जाएंगी। इसके बाद क्या निकालना आपको, पहला पॉइंट हो गया एरिया, समझ आ गया सबको। दूसरा पॉइंट निकालेंगे साइड, डायरेक्ट लिखेंगे आप साइड ऑफ बेस प्लेट, बेस प्लेट की भुजा क्या लिख देंगे, एज्यूम्ड प्लेट इज स्क्वायर, यानी हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि प्लेट कैसी है, वर्गाकार प्लेट है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी दोस्तों, साइड हो जाएगी एरिया का रूट, क्या हो जाएगी, एरिया का रूट। एरिया कितना था 125,000, इसका रूट निकाल दीजिए, तो मैं रूट निकाल देता हूँ कैलसी से। रूट में 125,000 डेट मीन्स 353.55 mm, 353.5 mm आ गई साइड। तो हम इसको 353 को 350 या 360 मान सकते हैं ना, 360 या 350 मान सकते हैं। तो हमने मान रखी है यहाँ पर, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही करा देता हूँ आपको, 360 ले रखा है, कम नहीं करेंगे, 360 सही है, ज़्यादा ले लिया। क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से, और क्वेश्चन रफ करके अब आपको अगला पॉइंट निकालता हूँ। 2 पॉइंट समझ आ गए, तो से करके लिख देंगे इसको, से साइड इंटू साइड कितना आ गया 360 इंटू 360, इतने का हम क्या मान लेंगे, mm में क्या मान लेंगे इसको हम, ये मान लिया हमने, क्या आ गया आपका, साइड आ गई बेस प्लेट की। अब मेन रह गया आपका थिकनेस निकालना, थिकनेस के लिए इतना समझ आ गया, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट जल्दी से देखिए, क्वेश्चन कवर हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकालेंगे थिकनेस, पॉइंट नंबर 3, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट की थिकनेस, T बराबर फॉर्मूला होता है √3 स्मॉल w अपॉन सिग्मा BS ब्रैकेट में A² माइनस B² अपॉन 4, ठीक। पहले निकालना है स्मॉल w, यस निकालिए। स्मॉल w की वैल्यू इसे कहते हैं लोड इंटेंसिटी, फॉर्मूला मैंने बताया था F/A से निकालेंगे। फोर्स 500 दे रखा था किलो न्यूटन में, 500 को न्यूटन में चेंज कर लीजिए, यस हो गया। अपॉन एरिया भी निकाला आपने, 360/360 की प्लेट है, 360/360 यूज करेंगे, जो आपने यहाँ लिया उसे लेंगे आप, ठीक है। आप 353 पॉइंट नहीं रखेंगे, आप चाहे वैसे यूज कर सकते हैं 125,000 भी, लेकिन आप इसे रखना, समझ आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, 500 गुणा 1000 डिवाइड बाई 360 इंटू 360, डेट मीन्स ये आ गया 3.85 न्यूटन पर mm²। इतना समझ आया, स्मॉल w निकल आया। सिग्मा BS क्वेश्चन में दे रखा था, स्टील की बियरिंग कैपेसिटी या बियरिंग स्ट्रेस 185 न्यूटन पर mm², क्वेश्चन में दिया था, यस दिया था। अब ए निकालना है, ए होता है बड़ा वाला प्रोजेक्शन, ये बड़ा वाला प्रोजेक्शन। आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर, ये आपकी बेस प्लेट है, ये इसकी साइड है, इधर भी साइड है, ये कॉलम है, कॉलम की ये गहराई है, मैंने खड़ा करके रखा है, आपको डिजाइन में मैंने लिटा के रखा था, यहाँ खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लगा सकते हैं। ये क्या है, डी है, तो डी के पास में तो आपको बी मानना है, क्योंकि छोटा प्रोजेक्शन होता है बी, ये छोटा आएगा, डी को घटाएंगे तो, और बी के पास में आपको ए मानना है, क्योंकि ये क्या आएगा आपका बड़ा प्रोजेक्शन। तो ए कैसे निकालेंगे, टोटल साइड में से क्या करेंगे आप, इस बी को माइनस करके आधा करेंगे ना, क्या आ जाएगा, साइड माइनस b/2। अब ये बी और डी आपको लेना दोस्तों स्टील टेबल से, तो स्टील टेबल में आपको ISW भी 200/28.8 दे रखा था, इसको स्टील टेबल में देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, आप कोशिश कीजिएगा, देखो ध्यान से, 1 मिनट, ये देखो ध्यान से, ये आपका स्टील टेबल है, ठीक है, रोल्ड स्टील आई बीम है ये,
और यहाँ पर देखो चौथे नंबर पर डी लिखा है और पाँचवें पर बी लिखा है, दिख रहा है, चौथे पर डी, पाँचवें पर बी। अब चौथे पाँचवें आपको ISWB 200 देखना है, तो ISWB पे आ जाइए। ISWB ये आ गया, ISWB 200 दिख रहा है, और चौथे पाँचवें पे देखना, चौथे पाँचवें नंबर पे ISWB 200 और 140 दिख रहा है, ये 200 140 लिखा हुआ है। ऐसे आपको स्टील टेबल में देखना है। और 200 140 मैंने यहाँ लिख लिया डी और बी की वैल्यू, तो यहाँ बी रख दो 140, तो यहाँ से निकल आएगा। ये साइड कितनी आई थी, साइड 360 थी, 360 माइनस 140 अपॉन 2, ऐसे ही बी निकाल देंगे। बी कितना आएगा, साइड माइनस कैपिटल डी, साइड माइनस कैपिटल डी अपॉन 2, साइड कितना 360, कैपिटल डी कितना 200 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो ये है 360 माइनस 140 डिवाइड बाई 2, ये तो आ गया 110। इसको कर लीजिए 360 माइनस 200 प्लस क्यों हो रहा है, 360 माइनस 200 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 80, ठीक है mm में। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, यहाँ रख दो फॉर्मूले में और कैलकुलेशन कर लो। यस, वेरी सिंपल। इधर कर देता हूँ मैं आपके सामने कैलकुलेशन को। तो t इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 3 स्मॉल w कितना था 3.85 सिग्मा bs 185 इंटू में a स्क्वायर 110 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 80 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले करते हैं हम कितना 110 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, 80 का स्क्वायर कितना था, 80 का स्क्वायर था और डिवाइड बाई 4 था। जितना आया इसको 110 के स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, ये आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 3 इंटू 3.85 से, जितना भी आया डिवाइड कर दो 185 से, जो आया उसका ले लो स्क्वायर रूट, डेट मीन्स 25.6 आ रहा है। टी कितना आ रहा है 25.6 mm, ये आया टी। यस, देख लेते हैं एक बार टी कितना आया है, बुक में भी देख लो एक बार। टी की वैल्यू 25.6 आ रही है, बिल्कुल राइट। यस यस, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम सही है। इसको 26 mm से करके आप लिख सकते हैं, से करके 26 mm। तो जो आपका साइज आगे निकल गया ना, ये डायग्राम इधर है, आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेस प्लेट का परिमाप क्या आ गया, लिख देंगे आप 360 mm इंटू 360 mm और इंटू में 26 mm, ये आ गया परिमाप। यही आपको लिख देना, आंसर हो गया। समझ आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया ओवरऑल आपका कंप्लीट कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। इतना ही पूछा जाएगा बस आपके एग्जाम में। इसको अच्छे से तैयार कर लो, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझ आ गया ना। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर करते हैं हम, कौन सा, रिटेनिंग वॉल वाला, ठीक है। समलंबाकार प्रतिधारक दीवार, ट्रिपेजॉइडल रिटेनिंग वॉल। तो आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को और स्टेप्स को अच्छे से याद कीजिए। अब मैं आपको अगला लेक्चर तब तक के लिए तैयार करता हूं, मैं यहाँ पर आपका अगला लेक्चर समझाता हूं। तब तक आप इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए जीटेक पॉली के साथ इसी तरह से, और अपना प्यार बनाए रखिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। कमेंट जरूर करें आप, वीडियो को लाइक करें, अपने और दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो पा रही है, आपको पहले से पता है, ऑलरेडी आपकी क्लासेस नहीं चली हैं कॉलेज में। अगर मेरे चैनल से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, दोस्तों मेरा क्या, आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है ये। तो अगर आपकी इस चैनल से हेल्प हो पा रही है, तो इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जितने पॉलीटेक्निक के बच्चे हैं सभी बच्चों के पास तक मुझे जोड़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, तैयारी करते रहिए इसी तरह से। टेक केयर।